नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसी प्रख्यात कथाकार के बारे में बात करने के लिए जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा दी। वो हैं कृष्णा सोबती। निश्चित रूप से आपने अपनी इकाई में और मैंने ही जो व्याख्यान दिया था इसके पूर्व, उस व्याख्यान में आपने कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया है का अध्ययन किया है। बहुत बड़ी कथाकार है, नई दिशा दी है, नया प्रवर्तन किया है, नया मार्ग प्रशस्त किया है कृष्णा सोबती ने। जिस समय कृष्णा सोबती का जन्म हुआ 1925 में, और जहां जन्म हुआ वो गुजरात का हिस्सा था और वो पाकिस्तान में चला गया। उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं थे, एक ही भारत था। लेकिन जब विभाजन हुआ तो उसका दंश, उसकी त्रासदी कृष्णा सोबती को भी झेलनी पड़ी। आपने देखा है, आपने पढ़ा है, आपने सुना है कि किस प्रकार सिक्का बदल गया है में कृष्णा सोबती ने अपनी पीड़ा को, भारत की पीड़ा को, एक स्त्री की पीड़ा को, एक पूरे समाज के दंश को किस तरह से व्यक्त किया है। उस कहानी को पढ़कर हमें यह महसूस होता है कि जनता ने क्या अपराध किया था कि इतिहास ने उसे इतना बड़ा दंड दिया, काल ने इतनी विभीषिका फैलाई, दोस्त दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो गए, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। आपने निश्चित रूप से ये पढ़ा, ये देखा, ये सुना, और कई कहानियों में, जैसे भीष्म साहनी है, उनकी कहानी में आपने ये देखा होगा कि किस तरह से पूरा देश जल रहा है। तो कृष्णा सोबती का जो रचना संसार है, वो रचना संसार, उनका मनोभाव, उनका रचना भाव, उनका रचना संसार इसी से बनता है। किसी भी लेखक का जो रचना संसार है वह उसके आसपास से बनता है। तो पहली कहानी उन्होंने लिखी 1943 में, और उस कहानी में लेकिन जो मुद्दा आया वह मुद्दा बिल्कुल अलग था। और निश्चित रूप से विभाजन हुआ, विभाजन के बाद दिल्ली में वह परिवार बस गया। तो जो कहानी लिखी नफीसा, माफ कीजिएगा, यह कहानी 1943 में नहीं बल्कि 1944 में लिखी गई थी। रचना प्रक्रिया 1943 से शुरू हो गई थी उसकी। लेकिन दोनों ही कहानियों का जो स्तर है, जो भावभूमि है, बिल्कुल अलग है। सिक्का बदल गया 1948 में लिखी गई, और ये जो नफीसा कहानी है वो 1944 में लिखी गई। पहली कहानी नफीसा लिखी गई, लेकिन उसमें रोमानियत है, उसमें प्रेम है, उसमें पीड़ा है। और जो बाद में कहानी लिखी सिक्का बदल गया, और उसमें देश का दर्द है। इसमें व्यक्ति की पीड़ा है, उसमें देश की पीड़ा है। तो ये जो पीड़ा है, ये जो प्रेम है, वह कृष्णा सोबती की कहानियों का मूल भाव है। आप उनकी कहानियों को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उनकी कहानियों का जो ऊपरी परत है, कभी कभी आपको ऊपरी परत बहुत ही उलझा हुआ लगेगा। क्या कहना चाहती हैं? जैसे बादलों के घेरे। सिक्का बदल गया कहानी तो काफी घटनाक्रम के साथ चलती है, और वो कहानी सबको सीधी सीधी समझ में आ जाती है।
भावनाएं द्रवित होकर गंगा की तरह बह रही हैं। उसमें उस भाव में पाठक विह्वल होकर बह जाता है। लेकिन दूसरे स्तर पर जब कृष्णा सोबती कहानी लिखती हैं बादलों के घेरे में, तो नफीसा और बादलों के घेरे में इन कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अथाह दुख के सागर में आप डूब रहे हैं। उसके साथ आप बहते नहीं हैं क्योंकि वह स्थिर है। सिक्का बदल गया, स्थिर नहीं है। सिक्का बदल गया, लगातार घटनाक्रम चलता है, इसलिए वो भावना के प्रवाह में हम लगातार बहते चले जाते हैं। लेकिन जब इस तरह नफीसा जैसी कहानियां पढ़ते हैं, बादलों के घेरे जैसी कहानियां पढ़ते हैं, तो उसमें अथाह दुख का संसार है, प्रेम की गहराई है, पीड़ा का विस्तार है, और आपको यह लगेगा ये कौन सी जिंदगी है। प्रेमिका बीमार है, प्रेमी सेवा करने जाता है, प्रेमी बीमार है, पहाड़ है, उदासी है, चारों तरफ सूनापन है, और अगर चीड़ के पत्तों की आवाज भी है तो उनसे भी सन्नाटे की आवाज आ रही है। ये कैसी कहानी है, कैसी कहानियां लिख रही हैं कृष्णा सोबती। प्रेम की कहानी लिख रही हैं। प्रेम हमेशा मूर्त नहीं होता है। प्रेम वही महान होता है जो अमूर्त होता है। भारतीय प्रेम की यही परंपरा है, जिसमें मांसलता नहीं है, जिसमें मूर्तता नहीं है, जिसमें शरीर नहीं है, जिसमें देह नहीं है। भारतीय परंपरा का प्रेम भक्ति से प्लावित होता है, भक्ति से संचालित होता है, त्याग से संचालित होता है। आपने सुना ही होगा कबीर का, यह तो घरु है प्रेम का, खाला का घरु नाही, शीस झुकाएं तई परे, तब बैठे घर माए। कटा लो शीस और तब घर के अंदर प्रवेश करो। यह प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं है। समर्पण, भक्ति, ये दो चीज प्रेम के तत्व हैं, और भारतीय परंपरा में प्रेम अध्यात्म तक पहुंचता है। इसलिए जब प्रेम को मूर्त रूप में, शरीर रूप में और देह रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो पश्चिमी सभ्यता की देन है, तब साहित्य बिखर जाता है। और कृष्णा सोबती ने कहीं भी अपने पूरे प्रेम वर्णन में ये मानसलता नहीं आने दी है। एक बात और ध्यान में रखिए कि ऐसी ही एक रचनाकार और भी हुई हैं इनसे थोड़ा पहले। महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा। नीर भरी दुख की गगरी, दुख है, संताप है और आंसू है। निराला का नाम सुना होगा आपने, पंत और प्रसाद का। यह पूरा दौर छायावाद का दौर था, और जिस समय इन्होंने लिखना शुरू किया कृष्णा जी ने, उसमें छायावाद छूट रहा था और नई काव्य धाराएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जिस समय नफीसा कहानी लिखी जा रही थी उस समय अगे तार सप्तक बना रहे थे, तो नया समाज, नया संसार, साहित्य का समाज शास्त्र बदल रहा था। और साहित्य के इस समाज शास्त्र में स्त्रियां आगे आ रही थी। स्त्रियां अपनी भावनाएं खुद रख रही थी, और निश्चित रूप से जब स्त्रियां अपनी भावनाएं रख रही थी तो वो प्रेमचंद से अलग थी, वो अज्ञे से अलग थी, यहां तक कि जैनेन्द्र से भी अलग थी। हालांकि जैनेन्द्र ने
काफी दूर तक स्त्री मन में काया प्रवेश किया। लेकिन जिस तरह से कृष्णा सोबती ने स्त्री मन के दरवाजे खोल दिए, इससे पहले किसी ने स्त्री मन के दरवाजे नहीं खोले थे। उसके भीतर उतनी गहराई तक हम नहीं पहुंच सके थे। यह बहुत बड़ा योगदान है कृष्णा सोबती का कि उन्होंने स्त्री के भीतर हमें पहुंचा दिया, स्त्री मन का दर्शन करा दिया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने यह नहीं दिखाया कि स्त्री बहुत पीड़ित है और स्त्री बहुत विद्रोह कर रही है और पुरुष के खिलाफ खड़ी है। नहीं, उन्होंने यह दिखाया कि स्त्री भी एक मनुष्य होती है, उसे भी पीड़ा होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अभी तक हम या तो स्त्री को देवी मानते रहे हैं या उल्टा मानते रहे हैं। स्त्री को मनुष्य के रूप में देखने का प्रयत्न भारत के आधुनिक साहित्यकारों ने किया। प्रेमचंद ने किया, अज्ञे ने किया, जैनेन्द्र ने किया, जयशंकर प्रसाद ने किया, निराला ने भी किया और भी नागार्जुन ने भी किया। लेकिन कृष्णा सोबती इन सबसे अलग है, क्योंकि उनके भीतर उपजी हुई पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को वो संघर्ष के रूप में डालती हैं। लेकिन ये पुरुष के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि वो अपना आख्यान रचती हैं। और क्या आख्यान रचती हैं? वो आख्यान रचती हैं कि प्रेम एक बहुत शाश्वत सत्य है और प्रेम के लिए किसी बंधन की जरूरत नहीं है। यानी स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध के लिए पति पत्नी होना जरूरी नहीं है, प्रेमी होना ही पर्याप्त है। यानी परिवार की जो संरचना है, उस परिवार की संरचना को पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या समाज के सुख के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए, क्या स्त्री पुरुष के उन परंपरागत संबंधों को लेकर चलना है या उन संबंधों को मजबूत बनाना है? तो परिवार का अतिक्रमण किया कि जरूरी नहीं है कि वैवाहिक संबंध ही हो, लेकिन यह पश्चिमी अवधारणा नहीं है। यह स्त्री की स्वच्छंदता की बात, स्त्री की स्वतंत्रता की बात मैत्रेयी और गार्गी की परंपरा से है और उससे जोड़ती हैं कृष्णा सोबती और उनकी कहानियां। निश्चित रूप से जब हम कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो कृष्णा सोबती की कहानियों में जो दुख है, उनकी कहानियों में जो पीड़ा है, उसकी भी हम बात करते हैं। और हमने ये भी बात की कि किस प्रकार उनकी कहानियां, उनकी रचनाएं अलग अलग हैं, जुदा हैं। एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वह है भाषा। कृष्णा सोबती ने जिस भाषा में अपनी बात कही है, वो भाषा हिंदी है। लेकिन हिंदी को जिस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें गद्य और पद्य दोनों की ही सीमाएं टूट गई। और ऐसे ही एक और कथाकार हैं, वो है निर्मल वर्मा। वो भी जब गद्य लिखते हैं तो गद्य की सीमाएं टूटती हैं, पद्य और गद्य में कोई फर्क नहीं हो जाता। जैसे अभी दीपावली
हम मनाते हैं। दीपावली में छोटे छोटे दीप बनाते हैं, उन दीपों को हम जलाते हैं, दीपों की एक श्रृंखला बनती है और उससे एक प्रकाश की ज्योति निकलती है और सारा संसार जगमगा उठता है अमावस्या के दिन। उसी तरह कृष्णा सोबती भी अपने शब्द श्रृंखला बनाती हैं, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य, और उन्हीं छोटे छोटे वाक्यों से करुणा और प्रेम का संचार होता है, संवेदनाओं का विस्तार होता है। और उनकी कहानियों में जो प्रेम है, जो उदासी है, जो पीड़ा है और जो करुणा है, सबसे बड़ी बात की करुणा है, यह करुणा उनकी कहानियों में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से भाषा की सवारी करके पहुंचती है और पाठक उसको बहुत ही उस आते हुए समीर को आनंदित होकर अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। कई बार कृष्णा सोबती लिखती हैं, जैसे मैं उन 2-3 वाक्य पढ़ रहा हूं उनके गद्य का। मैं लेटा रहता हूं और सुबह हो जाती है, मैं लेटा रहता हूं और शाम हो जाती है, मैं लेटा रहता हूं और रात झुक जाती है। अगर आप कविताएं पढ़ते हैं तो जो मुक्त छंद की कविताएं हैं, वो मुक्त छंद की कविताएं कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन ये कविताएं गद्य के रूप में रखी गई हैं, मतलब गद्य और पद्य की सीमा टूट गई। अभी मैं कुछ किताबें आपको दिखाने के लिए लाया हूं, चर्चा करने के लिए। समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, और शब्दों के आलोक में। ये शब्दों के आलोक में और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये कृष्णा सोबती को जानने के लिए इन किताबों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। शब्दों के आलोक से एक आध उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं उनकी भाषा के। मेज पर कुछ सरसराता है, हवा है, कागज उड़ रहे हैं, नहीं नहीं, कोलाहल है दूर का, किसे भेद रहा है? तुम्हें, दिलो दिमाग को कि कागज को? कागज, पन्ना, क्या कुछ कौंधा, कुछ रोशनी हुई, कहीं कोई आलोक? नहीं, दबे पांव की एक आहट, एक छुअन। कौन? मैं वही जो आप नहीं, मैं वह नहीं जो आप हैं, और आप भी वह नहीं हैं जो मैं हूं। यह संवाद रचना और रचनाकार के बीच में हो रहा है, और यह रचना और रचनाकार के बीच का जो संवाद है, वो उनकी अन्य कथाओं में ए लड़की में भी देख सकते हैं। मां और बेटी का के बीच में संवाद हो रहा है, लेकिन वस्तुतः वो रचना और रचनाकार के बीच का संवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें बहुत सारी, जब आप पढ़ेंगे इस किताब को, अब पानी तेज बरसने लगा है। मैंने एक छाता इस टरी में भी रखा हुआ है। इन दिनों जरा जूतों की उलझन है। अब ये देख लीजिए, इन दिनों जरा जूतों की उलझन है, भीग जाते हैं पानी में। मॉल से एक चाइनीज शू लेने का मन बना रही हूं। अब ये जो है, इन दिनों जरा जूतों की उलझन है। अब ये जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति बहुत ही प्यारी है और भाषा को मजबूत बना देती है। और इस रचना में बहुत सारी कविताएं भी हैं, यानी जो कहानी की भाषा में जो कविता की सलीला बह रही है, वही कविता के रूप में शब्दों के आलोक में। मैंने देखा है दुनिया को हमेशा अपने से दूर हटाकर
मुझे सबसे प्यार है, मैं सब में रमता हूं। तो इस तरह जो भाषा है कृष्णा सोबती की, उस भाषा में एक रवानगी है। अब आपने ये स्तर देख लिया। दूसरा ये देखिए कि जो गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, कृष्णा सोबती की जो रचना है, उस रचना में बहुत ही एक, ये आप इसे उपन्यास भी कह सकते हैं, आप इसे कहानी भी कह सकते हैं। इसमें लिखा है नोवेल बाय कृष्णा सोबती। एक खास विशेषता है सोबती की, कृष्णा सोबती जी की, कि बहुत मुश्किल होती है उनकी विधाओं को किन्हीं विधाओं में बांधना। वो संस्मरण लिख रही होती हैं, वो उपन्यास लिख रही होती हैं, वो कहानी लिख रही होती हैं, वो गद्य रच रही होती हैं, वो पद्य रच रही होती हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि ये ठेठ गद्य है, आप ये कह नहीं सकते कि ये ठेठ पद्य है। अब ये जो उपन्यास आया है, उस उपन्यास को आप ये नहीं कह सकते कि ठेठ उपन्यास है। प्रयोग धर्मी रचनाकार है, लगातार प्रयोग किया है, अपनी कहानियों में प्रयोग किया है, अपने उपन्यासों में प्रयोग किया है। अब देखिए, यह भाषा जो रचनाकार को रचना से और रचना से पाठक को जोड़ती है। नाश्ता किया ही था कि दरोगा जी आन पहुंचे। अब इस भाषा को आप किसकी भाषा से जोड़ेंगे? याद कीजिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल सबसे पहले हिंदी में किसने किया था? दो व्यक्ति थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद। भाषा की सहजता, रवानगी, कहीं भी कोई उसमें बाधा नहीं कि रचना पाठक तक न पहुंच पाए, बिल्कुल रचना सीधे पाठक तक पहुंच जाती है। तो फूलबाई ने अपना काम किया। अचरज, विभागों की सरकारी विभक्तियां और ऑर्डर नहीं, फैसले अफवाहों की तरह यहां वहां घूमते। फैसले अफवाहों की तरह यहां वहां घूमते हैं। अब मैं इसको कविता की तरह पढ़ता हूं, इस गद्य को कविता की तरह पढ़ता हूं। और आप ये देख लीजिएगा कि आजकल जो कविताएं लिखी जा रही हैं गद्यात्मक, उससे कितनी बेहतर हैं, क्योंकि इसमें एक लय है। और कविता में लय नहीं होगी तो कविता बन ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर गद्य में कोई रचनाकार पैदा कर देता है लय, तो महान रचनाकार है। देवल ने दरवाजा खटखटाया, बाई साहब दरोगा जी मिलना चाहते हैं, क्या आ जाएं? हां हां आने दो। प्रवेश किया दरोगा जी और चंपकलाल सोनी जी। आइए बैठिए, आप कहें तो चलें। बाई साहब का हुक्म हुआ, आपको आपकी पसंद का घर दिखाएं। तो ये जो भाषा है, एक अरज है, हुक्म। ये भाषा उर्दू और हिंदी दोनों की सीमाओं को नजदीक ले आती है। ये जो हिंदी और उर्दू की जो सीमाएं हमने बना रखी हैं, केवल अपने अपने मठों को मजबूत करने के लिए, हिंदी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। ये कृष्णा सोबती जी को पढ़कर आपको मालूम होगा। ये प्रेमचंद, देखिए, जिस गद्य की कथा की, जिस भाषा की शुरुआत हिंदी में प्रेमचंद से हुई थी, उसमें हिंदी और उर्दू का कोई अंतर हो ही नहीं सकता था। और वही भाषा जिसको गांधी जी हिंदुस्तानी बोलते थे, आज गांधी जी की जो भाषा, हिंदी भाषा के प्रति उनका जो सिद्धांत था कि न उर्दू न हिंदी, हिंदुस्तानी, तो ये हिंदुस्तानी भाषा है। कितनी अच्छी भाषा है। घनी बस्ती के बीच जीप रुकी,
बाजार में खुलती सीढ़ियां, देखिए बाजार में खुलती सीढ़ियां, सकरी अंधेरे में खड़ी पैड़ियां, दोनों ओर पकड़ने को मोटी रस्सी। देखिए दृश्य बन रहे हैं, एक श्रव्य दृश्य। आप कृष्णा सोबती की भाषा को दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल भाषा कह सकते हैं। उनकी भाषा ऑडियो विजुअल है। ऊपर पहुंचकर बड़ा सहन खुला। सारे दृश्य एक एक, जैसे सिनेमा में एक के बाद एक दृश्य आते हैं, 1 कट, 2 कट, 3 कट, एक सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, आपको पता नहीं चलता है। उसी तरह इसमें भी नहीं पता चल रहा है। घनी बस्ती के बीच जीप रुकी, बाजार में खुलती सीढ़ियां, सकरी अंधेरे में खड़ी पैड़ियां, दोनों ओर पकड़ने को मोटी रस्सी। देखिए अलग अलग दृश्य है। ऊपर पहुंचकर खुलता बड़ा सहन, खुला रोशन, दाईं ओर 2 कमरे, एक स्टोर, 7 सटा चौका। इस तरह की भाषा है, इस तरह की अभिव्यक्ति है, इस तरह की प्रस्तुति है। कृष्णा सोबती ने हिंदी साहित्य में, हिंदी कथा साहित्य में जिस परंपरा की शुरुआत की, उस परंपरा को आगे बढ़ाया बहुत से हिंदी के साहित्यकारों ने। उसमें मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग का नाम प्रमुख रूप से आता है, और बाकी भी जो कथाकार लिख रहे हैं और लिख रही हैं, जो स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में लिख रही हैं, जो स्त्री के बारे में लिख रही हैं, उनके बारे में भी शुरुआत कृष्णा सोबती ने की। लेकिन उन्होंने कोई बिगुल नहीं बजाया, कोई नारीवाद का झंडा नहीं बुलंद किया, बल्कि उन्होंने एक समाधान दिया इस समाज के लिए, एक अच्छा साहित्य दिया हमें समाज को समझने के लिए, एक अच्छी भाषा दी, जिस भाषा की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी, खड़ी बोली की शुरुआत। और उन्होंने उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं किया। हां, वो फारसी में रचते थे, लेकिन जब हिंदवी में रचते थे तो हिंदवी में रचते थे। और वही परंपरा गांधी जी ने स्वीकार की, और उसी परंपरा की रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ने हिंदी कथा साहित्य को एक नया दौर दिया। कृष्णा सोबती ने हिंदी कथा साहित्य को एक नई सोच दी, और उनका जो रचना संसार है वो आजादी से पहले से लेकर और आजादी के बाद तक उनके 9वें दशक तक उनका ये सृजनकार जगा रहा। नई कहानी के दौर में लिखा, लेकिन उसका अतिक्रमण किया, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के झंझट में नहीं पड़ी, कविता की झंझट में नहीं पड़ी। लगातार कहानियां लिखती गईं, अपनी भावनाएं व्यक्त करती गईं, और हिंदी साहित्य को समृद्ध कर दिया। ऐसा समृद्ध कर दिया कि जब जब हम उन्हें पढ़ेंगे, जिस दौर में पढ़ेंगे, जिस काल में पढ़ेंगे, एक नया अर्थ खुलेगा, नई अर्थ छवियां सामने आएंगी। और ऐसा साहित्य, बड़ा साहित्य, जाकी रही भावना जैसी, जो जिस दृष्टि से इस साहित्य को देखेगा उसे वो दृष्टि मिलेगी। इसलिए कृष्णा सोबती की जो ये रचनाएं हैं, वो रचनाएं कालजयी हैं, और जिस भाषा का वह प्रयोग कर रही हैं वह भाषा भी कालजयी है। जिस भाषा में जीवंतता होती है, जो बहती हुई भाषा होती है, जो बहता हुआ विचार होता है, वह न कभी बंधता है, न कभी सड़ता है, बल्कि लगातार सुवासित होता रहता है। कृष्णा सोबती एक शाश्वत रचनाकार हैं, कालजयी रचनाकार हैं, और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कथा साहित्य लगातार उन्हें हमारे बीच जीवित रख रहा है, और उसे पढ़कर हमें अपने समाज को समझने में मदद मिल रही है। हम अच्छे व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आज कृष्णा सोबती जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहित्य हमारे बीच है।
हम उनके साहित्य के साथ जिंदा हैं। कृष्णा सोबती ने जो साहित्य रचा है उसमें एक भारत रचा गया है, एक ऐसा स्वप्न है उसमें जिसमें सारे भारत के लोग एक साथ रहें। भारत का कण कण उसमें जीवित है। उसमें स्त्री की वेदना किसी एक स्त्री की वेदना नहीं, एक मनुष्य की वेदना है। हम एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे मनुष्य बने, यही अच्छे साहित्य का गुण होता है, लक्ष्य होता है। कृष्णा सोबती ने हमें ऐसा साहित्य दिया है जिसे पढ़कर हम एक अच्छे भारतीय बन सकते हैं, एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और समाज का कल्याण करने को उद्यत हो सकते हैं। नमस्कार।